हेलो एवरीवन, आई होप आपने यूनिट नंबर 3 की वीडियो देख ली होगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। और इसमें आपके पास जो याद करने का कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी आपको याद करना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैक्स इनवाइस क्या होता है। अ टैक्स इनवाइस इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ रजिस्टर्ड सेलर टू द बायर। जैसे आप देखते होंगे, जब आप किसी के पास किसी दुकान पे आप सामान लेने जाते होंगे तो आपको वहाँ पे एक इनवाइस यानी कि आपको यहाँ पे बिल दिया जाता होगा, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती होगी कि आपके पास कितना % टैक्स लग रहा है, कितने रुपए का वो चीज़ है, किसको आपका कई बार उसमें फ़ोन नंबर एडेड रहता है, समटाइम आपका नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे ही जो टैक्स इनवाइस होता है वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है रजिस्टर्ड जो सेलर होता है वो इशू करता है बायर को, जिसके अंदर डिटेल होती है गुड्स और सर्विसेज की, जिसके अंदर टैक्स जितना चार्ज किया जा रहा है वो मेंशन होता है। एंड साथ में उसमें मेंशन किया जाता है जो टोटल अमाउंट पेएबल है, यानी कि टैक्स के साथ जितना भी अमाउंट पे करना है वो उसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। देखो ये इशू क्यों किया जाता है, ये एक प्रूफ होता है कि ये जो सप्लाई आपके पास की जा रही है एक टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि ये वाला गुड्स और सर्विसेज जो है जो हम आपको सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्स के अंदर आता है। एंड इज इशूड बाय द बायर, ये बायर को इशू किया जाता है जिससे कि वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट है वो ले सके। एसेंशियल्स ऑफ जो हमारा टैक्स इनवाइस है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेंशन करी जानी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन जीएसटी लॉ अ वैलिड टैक्स इनवाइट शुड इंक्लूड, एक जो इंडियन जीएसटी लॉ दिया गया है उसके हिसाब से ये सारे के सारे कंटेंट उसमें ऐड होने चाहिए। इनवाइस नंबर है, डेट ऑफ इशू है, सप्लायर की डिटेल्स, उसका जीएसटी नंबर, रिसिपिएंट का डिटेल, जो HSN या फिर SSC कोड है यानी कि गुड्स और सर्विसेज के लिए उसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी कितनी है, यूनिट कितना है, रेट कितना है, अमाउंट कितना है, टैक्स रेट कौन सा लगाया जा रहा है, CGST, SGST, IGST, UTGST, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, टोटल वैल्यू कितनी हो रही है टैक्स के साथ। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए जो भी सप्लायर है उसका। अब यहाँ पे मैंने आपको सैंपल भी दिखा रखा है, आप सैंपल में देख सकते हैं कि कैसा होता है टैक्स इनवाइस। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले एक कंपनी का नाम दे रखा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे GSTN नंबर दे रखा है, टैक्स इनवाइस नंबर दे रखा है, डेट दे रखी है, किसको इशू किया जा रहा है, ABC ट्रेडर्स को दिया जा रहा है, उनकी सारी डिटेल्स दे रखी है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या बेचा जा रहा है, क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, GST कितने % चार्ज किया गया है और जितना GST बना है ये दे रखा है। उसके बाद हमें बताया गया है टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई इज टैक्स इनवाइस इंपॉर्टेंट। तो टैक्स इनवाइस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे पहले बिजनेस के लिए क्यों होता है, ये टैक्स कंप्लायंस को यानी कि रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे एक्ट में GST एक्ट में दिया हुआ है उसको फॉलो करने में हेल्प करता है। और ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है बिटवीन बायर, सेलर एंड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट ये अलाउ करता है, अलाउ बायर्स टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। बायर इसी एविडेंस के बेस पे ही जो इनपुट टैक्स का जो बेनिफिट होता है उसे क्लेम कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सभी के सभी पर्सन जो हैं वो अपना GST जो है, टैक्स जो है वो प्रॉपर दे रहे हैं और सही समय से दे रहे हैं। ऑडिटिंग सर्विसेज के लिए और अकाउंटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऑडिटर आपकी कंपनी में आता है और अगर वो एविडेंस मांगता है किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो ये इनवाइस आप उस पर्सन को दिखा सकते हैं जिससे कि वो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर पाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट क्या होता है, अ क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू द बायर। जो क्रेडिट नोट होता है वो क्या होता है, वो सेलर जो होता है वो बायर को इशू करता है। ये कब किया जाता है, जब कोई जो, जैसे सबसे पहले तो क्या होता है, इनवाइस जनरेट होता है। मान लीजिए मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ और सामने वाला पर्सन सेलर है। मैं सेलर के पास जाता हूँ, मैंने 1000 रुपये का कोई चीज़ खरीदा। अब उसके बाद क्या होगा, उसने तो इनवाइस जनरेट कर दिया। मान लो मैंने उस जो सेलर है उन्होंने कुछ प्रोडक्ट जो है मुझे डिफेक्टिव भेजे, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस प्रोडक्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट आए हुए मैं उन्हें वापस रिटर्न करूँगा, तो मुझे उनसे पैसे तो चाहिए होंगे। तो इन्हीं सब बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट अराइज होता है वो हमारे पास क्रेडिट नोट का अराइज होता है। तो जो बायर होता है वो जब गुड्स जो होते हैं उसको जब रिटर्न कर देता है, मे बी डैमेज हो गए हों, डिफेक्टिव हो गए हों, द सेलर चार्ज मोर मनी बाय मिस्टेक। समटाइम क्या होता है, सेलर ने ज़्यादा पैसे चार्ज कर दिए बायर को, कुछ डिस्काउंट थे जो मिस कर गए पहले, तो उसको मेंशन किया जाता है। तो अगर कोई क्वांटिटी गलत हो गई यानी कि ज़्यादा दे दिया गया, कम दे दिया गया, उसके हिसाब से भी यहाँ पे होता है। द क्वांटिटी बिल्ड वाज मोर देन व्हाट वाज एक्चुअली डिलीवर्ड, यानी कि जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बिल कर दी गई। मैंने क्वांटिटी मैंने मांगी थी 10 और उन्होंने जो बिल करके भेजा मेरे पास 12 का भेजा, यानी कि 2 क्वांटिटी का ज़्यादा भेज दिया। तो इसे इसके सब ये सारी जो ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि ये जो थोड़ा
गलत ट्रांजेक्शन हो गई, गलत मतलब कि मांगा था 10, वो उन्होंने बिल भेज दिया 12 का, ये 2 क्या हो गया, ये ओवर ट्रांजेक्शन का किया जा रहा है चार्ज यहाँ पे। तो इसी सबको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि एग्जाम्पल, द सेलर इज सेइंग आई ओ यू दिस अमाउंट बिकॉज आई ओवर चार्ज और यू रिटर्न समथिंग। सेलर यहाँ पे क्या कहता है कि मैं तुमको ये पैसे, तुम्हारा ये अमाउंट देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ओवर चार्ज कर दिया या फिर तुमने कुछ रिटर्न कर दिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज यू सेल 100 पेन्स टू अ कस्टमर एट ₹10, आप 100 पेन को 10 रुपये के जो रेट है उसके हिसाब से कस्टमर को बेचते हैं, यानी कि 1000 रुपये का। बाद में क्या होता है, कस्टमर जो होता है 20 पेन को रिटर्न कर देता है क्योंकि वो 20 पेन डैमेज होते हैं। आप क्या करेंगे, आप उसे एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे जिसमें 200 रुपये तो वो मेंशन होंगे और साथ में अगर कोई जीएसटी आपने चार्ज किया होगा तो वो भी उसमें क्लियरली मेंशन होगा। कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए क्रेडिट नोट के, नंबर और डेट होना चाहिए, नेम और एड्रेस होना चाहिए बायर का, ओरिजिनल इनवाइस का जो नंबर होता है वो भी दिया होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि आप क्रेडिट नोट इशू क्यों कर रहे हैं, डैमेज है, ओवर चार्ज कर दिया गया था, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, वैल्यू होनी चाहिए जो भी अमाउंट है उसका, क्या क्रेडिट आप कर रहे हैं, 200 रुपये का कर रहे हैं, 300 रुपये का कर रहे हैं, उस चीज़ की वैल्यू वहाँ पे मेंशन कर दी जानी चाहिए। और अगर टैक्स का भी प्रॉपर मेंशन वहाँ पे होना चाहिए, अगर कुछ भी टैक्स आपने चार्ज किया था प्रायर तो। अब डेबिट नोट क्या होता है हमारे पास, जो डेबिट नोट होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बायर जो है वो सेलर को इशू करता है, सेलर जो है वो बायर को इशू करता है अंडर बिलिंग के टाइम पे। इट इज इशूड व्हेन द सेलर चार्ज लेस बाय मिस्टेक, जो सेलर होता है उसने कम चार्ज कर दिया बाय मिस्टेक, एक्स्ट्रा गुड और सर्विस उसने सप्लाई कर दिया सेलर बायर को, टैक्स क्या हुआ, उसने कम टैक्स कैलकुलेट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये डेबिट नोट्स चार्ज करेंगे जो हमारे सेलर होते हैं वो लोग। इट मीन्स यू नीड टू पे मोर देन व्हाट वाज मेंशन्ड अर्लियर। मान लीजिए पहले उन्होंने बिल बनाया था 100 रुपये का, लेकिन भाई टोटल जो अमाउंट बना था 110 रुपये का बना था, तो क्या होगा, 10 रुपये का डेबिट नोट बना के भेज दिया जाएगा जिसको उन्हें पे करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल, यू सेल 100 पेन्स एट 10 ईच बट बिल ओनली 80 पेन्स, यानी कि 800 रुपीज़ का आपने उनको सेल किया। आपने बाद में रियलाइज़ किया कि 20 पेन लेफ्ट हो गए, यानी कि 20 पेन का आपने बिलिंग नहीं किया है। इस हिसाब से क्या होगा, जो एक डेबिट नोट तैयार किया जाएगा 200 रुपये का, और अगर टैक्स लगाना होगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपने अर्लायर कोई इससे पहले टैक्स लगाया था उस वाले बिल पे, तो आप इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, सेम चीज़ होती है, एड्रेस होगा बायर सेलर का, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होगा, रीजन होगा और सारी चीज़ें होगी, और टैक्स अगर होगा पहले अगर आपने लगाया होगा तो आपको इसमें टैक्स भी मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। बहुत क्रेडिट एंड डेबिट नोट आर लीगल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि आप इसे कहीं पे भी एक प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं। दे हेल्प करेक्ट मिस्टेक और द चार्जेस। ये क्या है, अगर एक बार आपने ओरिजिनल इनवाइस जनरेट कर दिया तो आप बार बार इनवाइस तो जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन उसी को क्या है रेक्टिफाई करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। दीज नोट्स मस्ट बी रिपोर्टेड इन मंथली जीएसटी रिटर्न। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं उसे आपको आपका जीएसटी रिटर्न जो आप फाइल करते हैं तो उसे आपको मेंशन करना जरूरी है। ये क्या करते हैं, ये लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जीएसटी पेबल जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। दे हेल्प की प्रॉपर रिकॉर्ड। ये प्रॉपर रिकॉर्ड करने में भी हेल्पफुल होते हैं, बायर के लिए भी और सेलर के लिए। बायर के लिए कि उन्होंने कितने का सामान खरीदा, सेलर के लिए कि उन्होंने कितने का सामान बेचा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है, सबसे पहले एन ई वे बिल इज एन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिल होता है, एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि जरूरी है एक गुड्स का मूवमेंट करवाने के लिए। इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप किसी ट्रेन पे जा रहे हैं, किसी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको टिकट शो करना होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो आप जा रहे हैं वो पर्सन वैलिड है, पर्सन के बारे में सब चीज़ होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी शो करना जरूरी है। क्या होगा इसमें, आइदर विथ इन अ स्टेट, यानी कि अगर आप एक स्टेट में ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी दिखाना होगा, अगर आप अदर स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी दिखाना होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू है, जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, यानी कि गुड्स की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये क्या जनरेट होता है, ये जीएसटी पोर्टल पे जनरेट किया जाता है गुड्स के ट्रांसपोर्ट होने से पहले। वाई इज एन ईवेल इंपॉर्टेंट। ईवेल इंपॉर्टेंट क्या है, ये टैक्स कंप्लायंस को फॉलो करवाने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट को दिखाता है कि भाई जो गुड्स का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, और टैक्स का कोई इवेजन तो नहीं कर रहा है, यानी कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है टैक्स की चोरी हो रही हो। एक्ट एज प्रूफ, यानी कि ये प्रूफ की तरह भी एक्ट करता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पर्सन ने आपको पकड़ा, रोका, और उन्होंने आपसे पूछा भाई आप ये क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, आपके पास अगर वो बिल है तो आप उसे दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा,
आपके ऊपर मतलब ऐसे ये हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बायर और सेलर दोनों के लिए और साथ में गवर्नमेंट के लिए भी। वाई इज एन ई वे बिल रिक्वायर्ड, ई वे बिल रिक्वायर्ड क्यों होता है? वैल्यू ऑफ गुड सॉरी व्हेन इज एन ई वे बिल रिक्वायर्ड, यानी कि जो ई वे बिल हमारा होता है वो रिक्वायर्ड कब कब होता है? तो अगर वैल्यू ऑफ गुड क्या है 50,000 से ज़्यादा है, गुड्स अगर मूव कर रहे हैं सेल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, जॉब और के लिए, एक भी उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट हो रहा है रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, एयर के थ्रू और शिप के थ्रू। आपको इन सभी केसेस में आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। वैल्यू इंक्लूड क्या क्या करता है? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी अगर CGST, SGST, IT GST, UT GST अगर कुछ भी लगाया गया है तो वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। और अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फ्राइट चार्जेस अगर आपको उसमें दिया हुआ है तो आपको उसमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हु शुड जनरेट द ई वे बिल, कौन जनरेट करेगा? कोई रजिस्टर्ड पर्सन होगा जिसका ओन ट्रांसपोर्ट होगा, उस टाइम पे क्या है सेंडर जो होगा वो करेगा। ट्रांसपोर्ट अगर मूव कर रहा है, मान लो कोई पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है बायर और सेलर में से, तो जो रजिस्टर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी वही जाके वो ई वे बिल जनरेट करती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी ई बिल की जरूरत करने के लिए? GSTN नंबर है, इनवाइस बिल नंबर है, वैल्यू ऑफ गुड कितनी है, HSN कोड क्या है, ट्रांसपोर्ट डिटेल क्या है, प्लेस ऑफ डिस्पैच और डिलीवरी का क्या है। जनरेट कैसे किया जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये बिल कैसे जनरेट किया जाएगा। फॉर्मेट क्या है ई वे बिल का, आप इसे देख सकते हैं। ई वे बिल नंबर होगा, डेट होगा, फ्रॉम टू यानी कि कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, इनवाइस नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, HSN कोड क्या है, ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, व्हीकल नंबर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। वैलिडिटी कब की होती है? अप टू 100 किलोमीटर, वैलिड फॉर 1 डे। व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ई वे बिल जरूरी कब नहीं होता? अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से कम है और कोई नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है जैसे कि साइकिल है, रिक्शा है जिसको क्या है मॉनिटर नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उस केसेस पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड ट्रांसपोर्टेड विद इन 10 किलोमीटर, अगर कोई 10 किलोमीटर के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो इसमें जरूरी क्या है सेम स्टेट होना चाहिए। कैंसिलेशन कैसे होगा? कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर्स, 24 के अंदर कैंसिल किया जा सकता है अगर गुड ट्रांसपोर्ट नहीं हुए हैं और मिस्टेक इन ई वे बिल यानी कि बिल के अंदर कोई भी मिस्टेक कर दी गई है। ओनली द पर्सन हु रजिस्टर्ड हु जनरेटेड इट कैन कैंसिल, यानी कि जिस पर्सन ने जनरेट किया है वही जाके अपने पोर्टल पे ये चीज़ कैंसिल कर सकता है। देन आएगा व्हाट आर रिटर्न्स अंडर GST। इन सिंपल टर्म अ GST रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म दैट एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मस्ट फाइल विद द GST डिपार्टमेंट। देखिए GST रिटर्न का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा रिपोर्ट होता है या फिर डॉक्यूमेंट होता है जिसे ऑनलाइन उसे फॉर्म फिल करना पड़ता है और GST डिपार्टमेंट के पास उसे सबमिट करवाना पड़ता है, जो इसमें दिखाएगा कि उसने सेल कितनी की, उसने परचेज कितने किया और सेल पे उसने कितनी GST लोगों से रिसीव किया, परचेज पे उसने कितनी GST पे किया और टैक्स कितना उसे पे करना है या फिर टैक्स कितना उसने टोटल पे किया है। GST रिटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? पर्सन की इनकम यानी कि सेल और टर्नओवर दिखाती है कंपनी की। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हेल्पफुल होता है। कैलकुलेट करता है और पे करता है, यानी कि कैलकुलेट क्या करता है? टैक्स कैलकुलेट करता है। अगर आप ITR सबमिट कर रहे हैं यानी कि अपना GST रिटर्न अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या आप दिखाएंगे? आप दिखाएंगे हमने इतने का प्रोडक्ट सेल किया, हमारा इतना GST बना है, तो आपने कितना पे करा उसमें ये भी क्लियरली मेंशन होता है। ड्यू कितना है आपका अमाउंट, ये भी क्लियरली उसमें मेंशन हो जाएगा। देन हमारे पास कुछ फॉर्म्स आते हैं, ये आप पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है GSTR 3B, जो मोस्ट कॉमन रिटर्न होता है, यानी कि जिसमें सेल, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, सेल अगर 1 लाख का होता है मई में, GST 18% का कलेक्ट किया जाता है, यानी कि परचेज होती है 60,000 की विद GST पेड ₹10,800। अब यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट टैक्स 18,000 का हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,800 का हो गया, नेट पेबल कितना है? 7200 रुपये देना है। कैसे GST रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ये वाला पूरा फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, आप इसकी वजह से बता पाएंगे कि कैसे GST रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वट इफ़ यू डोंट फाइल रिटर्न, अगर आप रिटर्न्स को फाइल नहीं करते तो क्या होगा? 50 रुपये पर डे लगेगा, 18% लगेगा जितना भी अनपेड टैक्स होगा, और यू मे नॉट नीड गेट क्रेडिट फॉर टैक्स, यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और समटाइम आपके ऊपर क्या होगा? लीगल एक्शन लगाया जाएगा GST डिपार्टमेंट के थ्रू। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रियल लाइफ की। अगर हम बात करें कैसे एग्जांपल यूज़ हो सकता है, यानी कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। फाइलिंग GST रिटर्न इज लाइक रिपोर्टिंग योर मंथली अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड देन पेइंग योर ड्यूज आफ्टर एडजस्टिंग व्हाट यू ऑलरेडी पेड। इसमें दिखाते हैं आपने कितना खरीदा, कितना आपने बेचा, कितना आपको सरकार को देना है, तो ये सारी डिटेल इसमें मेंशन की हुई होती है। पेमेंट की अगर हम बात करें टैक्सेस के अंदर GST क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास आता है पेमेंट कैसे करने के लिए। अंडर द GST टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स। GST के अंदर क्या है? टैक्स पेयर को टैक्स पे करना चाहिए, जितना भी उनका ड्यू बचा हुआ है या फिर जितना भी उनको पेएबल है उसको उन्हें पे करना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या होता है? CGST, SGST, IGST होता है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। टैक्सेस टू बी पेड बाय होम, यानी कि टैक्स पेयर कौन है और किसको
कब पे किया जाएगा। रजिस्टर्ड जो रेगुलर बिजनेस है उन्हें क्या है, मंथली और क्वार्टरली पेमेंट किया जाता है। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, क्वार्टरली करेंगे फिक्स रेट के हिसाब से। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कैसे करेंगे, वो टैक्स कलेक्शन हो जाता है उनको सोर्स के हिसाब से। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टैक्स पेबल आउटपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, इसके बेस पे हो जाता है। मान लीजिए सेल होता है 1 लाख का, आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं 18,000 का, परचेज के टाइम आप जीएसटी पे करते हैं 10,800 का, यानी कि आपने 70 to 100 का एक्स्ट्रा जीएसटी कैलकुलेट किया है, इसे ही आपको पे करना है, ये आपका टैक्स पेबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ पेमेंट, आप कैश के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे कर सकते हैं। इफ आईटीसी इज नॉट इनफ यू नीड टू पे बैलेंस इन कैश, अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना नहीं होता है तो आपको बाकी का सब बचा हुआ बैलेंस आपको कैश में पे करना पड़ेगा। पेमेंट इज मेड बाय अ चालान ऑन द जीएसटी पोर्टल, इसके लिए क्या होता है, आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा वही जीएसटी पोर्टल पे जाके। आप कैसे पे कर सकते हैं, आप ये पूरा रीड कर लीजिएगा, इसके थ्रू आप पे कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यू डेट्स क्या होती हैं। जीएसटीआर 3 भी है, इसका मंथली है। क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू क्वार्टरली है। जीएसटीआर 4 का है, इसका क्या है, एनुअल के हिसाब से है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा नॉन पेमेंट के लिए, वही 18% लगाया जाएगा अनपेड टैक्स के लिए 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। पेनाल्टी लगाया जाएगा 10% ऑफ टैक्स और रुपीज़ 10,000। ब्लॉकिंग ऑफ ईवेबल, यानी कि ऐसा कर देंगे कि आपका जो रजिस्टर्ड होता है, जो आप जिसके थ्रू आप ईवे बिल जनरेट कर देते हैं, उसको ये बंद कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स अंडर जीएसटी, ई कॉमर्स के थ्रू क्या होता है, यानी कि जो ई कॉमर्स वाले जो हमारे जितने भी ई कॉमर्स के ऐप हैं वो अपना टैक्स कैसे फिल करते हैं और अपना टैक्स कैसे देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले बताते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन होते हैं। कोई भी अगर बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस है अगर वो ऑनलाइन मोड में चल रही है, यानी कि ऑनलाइन स्टोर से अगर वो चल रही है, तो वो सारे के सारे लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, मीशो और भी कई सारे ऐप हैं, जिसमें क्या होता है 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है ई कॉमर्स में। सेलर का होता है जो सप्लाई करती है गुड और सर्विसेज को, ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेल और रिसीव की पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। हाउ इज टैक्स कलेक्टेड, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, 2 तरीके हैं। पहले टैक्स कलेक्टेड सोर्स, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं टैक्स को, जितने भी सेलर होते हैं उनसे फिक्स डे पे जाके जो सेलर लोग होते हैं उनसे जाके वो टैक्स कलेक्ट कर दिया जाता है। डिटेल एप्लीकेबल टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हैं। रेट क्या लगता है 1% के हिसाब से किस वैल्यू पे जितना भी उन्होंने सेल किया है। ड्यू टू डेट डिपॉजिट 10th होती है हर नेक्स्ट मंथ की। रिटर्न फाइल्ड इन जीएसटीआर 8 जो होता है फॉर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर सेलर ऑन ई कॉमर्स, एनी पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू इन ई कॉमर्स, यानी कि अगर कोई भी पर्सन है जो सेलिंग कर रहा है ई कॉमर्स के थ्रू, इसको रजिस्टर करना जरूरी है। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख है, भले उसका टर्नओवर 1 लाख रुपए है, फिर भी उसे जीएसटी रजिस्टर करवाना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। इन सम केसेस जीएसटी इज पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, समटाइम क्या होगा जीएसटी जो होगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पे किया जाएगा। रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय ईसीओ, जीएसटीआर 8 है, मंथली फाइल किया जाएगा। ड्यू डेट क्या होती है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ईसीओ मस्ट कलेक्ट एंड डिपॉजिट टीसीएस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे जाके टीसीएस यानी कि टैक्स जो होता है वो कलेक्ट करेंगे और उसे डिपॉजिट करेंगे। सेलर्स ऑन ईसीओ मस्ट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ईसीओ मस्ट फाइल जीएसटीआर 8 फाइल, मंथली उन्हें फाइल करना जरूरी है। रिवर्स चार्ज अप्लाइज फॉर सम सर्विसेज कैटेगरीज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें, कैसे एग्जांपल है, यानी कि इमेजिन जोमेटो इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। जोमेटो क्या है, वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसपे आप फूड ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से। जोमेटो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा मनी कस्टमर से और फिर उसमें 1% टैक्स काट लेगा और उसे सेंड कर देगा रेस्टोरेंट को। जोमेटो ऑल्सो पे जीएसटी, यानी कि जोमेटो खुद भी जीएसटी पे कर सकता है अंडर आरसीएम फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड डिलीवरी और रेस्टोरेंट लिस्टिंग। देखिए आप देखते होंगे कई बार जेप्टो पे क्या होता है, जेप्टो पे आप जब जेप्टो से और सामान ऑर्डर कर रहे होते हैं, सामान आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपको क्या होता है वहाँ पे दिखाया जाता है हैंडलिंग चार्जेस या फिर सर्विस चार्जेस। तो उस टाइम पे क्या होता है टैक्स ऑन सर्विस चार्जेस दिया जाता है। तो ये वाला टैक्स का पोर्शन किसके पास जाता है, ये जेप्टो के पास जाता है। तो जेप्टो के पास अगर ये जा रहा है तो जेप्टो जाके ये गवर्नमेंट को पे करेगा। देन वहीं अगर हम बात करें अमेजॉन की, तो क्या होगा, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी मेंशन होता है ये जाता है हमारे सेलर के पास। तो सेलर से क्या होता है, ये जो हमारे जो ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म है जाके वहाँ से कलेक्ट करेंगे और देन जाके गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है और वो भी हमने 19 मिनट में कंप्लीट कर लिया। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनिंग का पार्ट है ही नहीं इसमें, तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी जो भी है इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आपको समझा दिया है, वो भी क्वेश्चंस के साथ में है सारे के सारे। तो इसी के साथ चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट नंबर 5 की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।